तो हमारे साथ है डाइटिशियन अनिशिका। आपने कैसे कैच हेल्थ स्टार्ट किया? कैच हेल्थ स्टार्ट करने से पहले मैंने हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को देखा, पेशेंट्स की नीड्स को देखा, डॉक्टर्स के साथ काम किया। ये देखा कि उनमें कितनी अवेयरनेस की कमी है, मतलब वो मिथ में कितना वो रह रहे हैं चीज़ों को लेके। तो उससे मैंने सोचा कि हाँ, कैच हेल्थ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हम आगे ऑप्ट करते हैं। जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग का ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारे डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल रहता है या नहीं रहता है? शॉर्ट टर्म के लिए वो सिर्फ एक वेट लॉस के लिए होती है, और लॉन्ग टर्म की बात आती है तो वो सस्टेनेबिलिटी होती है पहले, और ये इंडिविजुअल गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स होते हैं, तो वो सप्लीमेंट्स क्या हमें डॉक्टर या डाइटिशियन से हमें कंसल्ट करके लेना चाहिए? क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है। उस प्रोटीन के अंदर क्या है, उस प्रोटीन के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, हमें उस बेसिस पे लेना चाहिए। तो हमें किस बेसिस के अंदर हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए? हाँ बिल्कुल, अपने या तो डॉक्टर को या फिर अपने पर्सनल डाइटिशियन जो भी आपने हायर करा हुआ है उनसे कंसल्ट करके ही ऑलवेज टेक योर सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। तो हमारे साथ है डाइटिशियन अनिशिका। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। तो आपने कैसे कैच हेल्थ स्टार्ट किया? सो कैच हेल्थ स्टार्ट करने से पहले मैंने हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को देखा, पेशेंट्स की नीड्स को देखा, और डॉक्टर्स के साथ काम किया, पेशेंट्स की नीड्स को देखा, और ये देखा कि उनमें कितनी अवेयरनेस की कमी है, मतलब वो मिथ में कितना वो रह रहे हैं चीज़ों को लेके, अपने न्यूट्रिशन को लेके, अपने फूड चॉइसेस को लेके, अपने ईटिंग पैटर्न्स को लेके। तो उससे मैंने सोचा कि हाँ, कैच हेल्थ एक हेल्दी लाइफस्टाइल को हम आगे ऑप्ट करते हैं। तो नंदी जी, जैसे वेगन जो लोग होते हैं उनको नॉनवेज वाला प्रोटीन चाहिए होता है, तो वो उनको कैसे मिलेगा? सो बेसिकली जो वीगन या वेजिटेरियंस होते हैं वो अपनी डाइट में प्रोटीन्स ऐड कर सकते हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स जो होते हैं, लेंटिल्स हो गए, चिकपीस हो गए, काला चना हो गया, किनवा हो गया, और इवन दे कैन ऐड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लाइक फ्लेक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, नट्स, वॉलनट्स हो गए। So these all are the products they can use. Even they can add fortified foods like plant-based मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क हो गया, प्लांट बेस्ड मिल्क हो गया, या फिर योगर्ट्स हो गए, आयरन रिच फूड, सिट्रस फ्रूट्स हो गए। सो इन सबको मिला के वो अपनी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको प्रोटीन नहीं मिलेगा। प्रोटीन मतलब सेकंड सोर्स जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा वो दालों में है। तो दालें अपनी डाइट में ऐड करें, किनवा ऐड कर सकते हैं, सोए ऐड कर सकते हैं, टोफू दे कैन ऐड। तो क्या उनको वही सेम प्रोटीन और वही सेम जो जो उनको प्रोटीन चाहिए जो भी नॉनवेज में मिलता है, क्या वो सेम प्रोटीन उन सो नेक्स्ट? इवन दे कैन ऐड सप्लीमेंट्स एज वेल। मतलब बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनको प्रोटीन्स की प्रॉपर वो नहीं मिल पाती है, तो दे कैन ऐड प्लांट बेस्ड सप्लीमेंट, प्रोटीन सप्लीमेंट्स इन देयर डाइट। ऐसे बहुत सारे मार्केट में सप्लीमेंट्स होते हैं, तो वो सप्लीमेंट्स क्या हमें डॉक्टर या डाइटिशियन से हमें कंसल्ट करके लेना चाहिए? क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग है। उस प्रोटीन के अंदर क्या है, उस प्रोटीन के अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है, तो उसके बेसिस में हमें उस बेसिस पे लेना चाहिए। तो हमें किस बेसिस के अंदर हमें सप्लीमेंट लेने चाहिए? हाँ बिल्कुल, अपने या तो डॉक्टर को या फिर अपने पर्सनल डाइटिशियन जो भी आपने हायर करा हुआ है उनसे कंसल्ट करके ही ऑलवेज टेक योर सप्लीमेंट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। बेसिकली कि आपकी बॉडी की क्या नीड है, किस सप्लीमेंट में, मतलब कौन सा सप्लीमेंट आपको चाहिए। मतलब वाइटामिन्स चाहिए, मल्टीवाइटामिन्स का मतलब मल्टीवाइटामिन सप्लीमेंट्स अगर आपको चाहिए, या फिर आपकी बॉडी में वाइटामिन मिनरल की कोई कमी है तो आपको सप्लीमेंट चाहिए, प्रोटीन की कमी है तो आपको सप्लीमेंट चाहिए। तो वो आपको एक कंसल्टेशन के बाद ही प्रॉपर वो एनालाइजेशन होगी कि किस चीज़ पे आपको चाहिए। तो हमें इसके पहले कभी कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले टेस्ट भी करवाना चाहिए? हाँ, टेस्ट होते हैं बहुत सारे ऐसे ब्लड टेस्ट, और जैसे ब्लड टेस्ट होते हैं लाइक आपका वाइटामिन मिनरल के टेस्ट होते हैं कि B12 की कमी है या फिर आयरन जिंक की कमी है, किस चीज़ की कमी है आपके बॉडी के अंदर। वाइटामिन D3 की आजकल कमी बहुत ज़्यादा है, B12 की बहुत ज़्यादा कमी है, तो फिर उसके सप्लीमेंट्स आपके स्टार्ट होते हैं आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर और योर डाइटिशियन। सो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं कि अगर मान लेते हैं, अगर मैंने कोई भी ऐसे रैंडमली कोई फ्रेंड ने बोला मेरे को, उसने सप्लीमेंट मेरे को दे दिया और मैंने वो ले लिया, तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस, क्या उसके बैक इम्पैक्ट भी हो सकता है मेरी बॉडीज़ पे?
बिल्कुल हो सकता है सप्लीमेंट का बैड इम्पैक्ट इन योर बॉडी, क्योंकि सबसे पहली चीज़, आप बिना कंसल्ट करके आप वो सप्लीमेंट ले रहे हो किसी के भी कुछ भी कहने पे। उसकी बॉडी अलग है, हर किसी की फिंगर्स अलग है, हर किसी के फिंगर टिप्स अलग है, हर किसी के फिंगर प्रिंट्स अलग हैं। तो हर किसी की बॉडी अलग है बेसिकली। तो उसकी बॉडी को अगर वो विटामिन या कोई भी मल्टीविटामिन उसको सूट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको भी सूट करेगा। तो नंदिनी, जैसे इंटरमीडिएट फास्टिंग का ट्रेंड चल रहा है और बहुत सारे डाइटिशियन रिकमेंड करते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग के लिए। आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल रहता है या नहीं रहता है? आप क्या रिव्यू है आपका इसमें? सो बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए भी होती है, वो लॉन्ग टर्म के लिए भी होती है। अब वो कैसे होती है वो समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म के लिए वो सिर्फ एक वेट लॉस के लिए होती है कि हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, सिर्फ वेट लॉस करा, वो शॉर्ट टर्म गोल तो दे जाएगा हमें वो, पर सस्टेन नहीं करेगा अगर हम उसको बीच में छोड़ देंगे तो। एक सबसे पहली चीज़। अब उसी में अगर वो लॉन्ग टर्म की बात आती है तो वो सस्टेनेबिलिटी होती है पहले, और ये इंडिविजुअल गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक इंडिविजुअल लाइफस्टाइल क्या कहता है, कि आपका जो ऐसा लाइफस्टाइल है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए बना भी है या नहीं बना। क्योंकि जनरली जो इंडियंस होते हैं उनका इंटरमिटेंट फास्टिंग से नहीं काम चल सकता, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही वैसा नहीं है कि वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपने आप को ढाल पाए इन अ लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म ही इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको एक सस्टेनेबल रिजल्ट दे सकती है, और वो आपको एक सक्सेसफुल रिजल्ट दे सकती है बेसिकली। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो वो सिर्फ एक वेट लॉस रिजल्ट देगी, और वेट लॉस रिजल्ट के साथ वो आपको बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ को भी क्रिएट करके देगी। लाइक आपका हार्ट इशू हो सकता है, आपके कई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है आपकी बॉडी के अंदर। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करती हूँ अनटिल एंड अनलेस कि आपका लाइफस्टाइल ऐसा बन गया हो कि आप उसको आगे तक के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए उसको चला पाएँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है इट्स नॉट वन साइज़ फिट वाला मतलब कंसेप्ट कि आपने किया तो दूसरी बॉडी को भी वो एज इट इज़ मतलब वो फिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम अगर एक जना इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट कर रहा है किसी बंदे को और दूसरे बंदे को भी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग सूट करेगा। तो ये अपना एक इंडिविजुअली चॉइस है, अपना इंडिविजुअली लाइफस्टाइल बेसिकली मैटर करता है उस पर। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने वेट लॉस के कम करने के चक्कर में वो अपने हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम सीधा हमने कोई जेनरिक हमने डाइट फॉलो करी और उसकी वजह से हमारे पास कोई हेल्थ इश्यूज हो गए? ऐसा आपके पास कोई केस आया? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केस आए दिन आते रहते हैं कि मेरी सिस्टर ने वो डाइट फॉलो करी थी और मैंने वही सेम डाइट फॉलो करी, उसका तो वेट लॉस हो गया लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, मेरा वेट तो वहीं का वहीं है, साथ में मुझे एनर्जी कम होने लग गई और मेरे को ये मतलब अपनी बॉडी के अंदर ये वीकनेस लगनी स्टार्ट हो गई। तो वन डाइट फॉर ऑल, फॉर एवरीवन, ये कंसेप्ट होना ही नहीं चाहिए। जो गूगल या यूट्यूब एक जनरिक आपको बेसिक गाइडलाइन देता है, गाइडलाइन इज़ डिफरेंट, बट उसको आप अपने पर्सनलाइज प्लान के अकॉर्डिंगली अगर चलाओगे तो आपकी लाइफस्टाइल और बेटर होगी, हेल्दी ज़्यादा होगी। एक बैलेंस डाइट आपको जो चाहिए वो हर इंडिविजुअल की डिमांड, हर इंडिविजुअल की नीड्स अलग अलग हैं। आपकी फूड प्रेफरेंसेस अलग है, मेरी फूड प्रेफरेंसेस अलग है। मतलब हर किसी का एक बॉडी स्ट्रक्चर, आपका बॉडी मास, आपका बॉडी वेट, आपका बॉडी हाइट, वो एक अलग है और हर दूसरे बंदे का अलग है। तो सेम डाइट तो कभी फॉलो हो ही नहीं सकती है। जो ये मतलब जो भी ये कहते हैं कि हमने सेम डाइट फॉलो करी बट उसको रिजल्ट दे दिया और वो मुझे नहीं दिया, तो डेफिनेट है कि वो उसके लिए पर्सनलाइज्ड होगा, बट वो आपके लिए वो पर्सनलाइज्ड नहीं है वो चीज़। तो पर्सनलाइज्ड होनी, एक प्रॉपर डाइट होना बहुत ज़रूरी है जो आपके अकॉर्डिंगली बना हो। मतलब सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिला के, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर, तो वो जो हमारे सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलके आपका एक पर्सनलाइज्ड और बैलेंस डाइट बनाएगा, उससे बहुत अच्छा और काफ़ी हेल्दी रिजल्ट आएगा। वो एक लॉन्ग टर्म तक आप सस्टेन कर पाओगे। जी बिल्कुल। नहीं, जो टीनेजर्स होते हैं उनको नींद का बहुत इश्यूज आने लग गए अब इस टाइम पर, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं उनके पेरेंट्स को कि जो भी सेनेटरी लाइफस्टाइल है या उनको किस तरह से चेंज करना चाहिए? स्लीप इश्यूज़ आज के टाइम पे टीनेजर्स में बहुत कॉमन हो चुका है और उसका सबसे पहला रीज़न है बायोलॉजिकल चेंजेस। जो एडोलेसेंस में
ये देखा जाता है जब प्यूबर्टी हिट करती है तो उनका जो सर्केडियन रिदम होता है, जो उनका टाइम क्लॉक होता है, वो शिफ्ट हो जाता है क्योंकि उनके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। दूसरा उनका सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा देखना, साथ में उनका पढ़ाई का प्रेशर, बाहर कोई खेल कूद नहीं, नो फिज़िकल एक्टिविटी, एकेडमिक प्रेशर इतना ज़्यादा हो चुका है, उनका कैफ़ीन इंटेक, उनका लाइफस्टाइल, ईटिंग पैटर्न, उनका प्रोसेस फूड का इंटेक इतना बढ़ चुका है आज के टाइम पे, जो हर एक मतलब ये सारे फैक्टर्स ना कहीं टीनेजर्स की स्लीप पे, टीनेजर्स के हेल्थ पे इफ़ेक्ट करते ही करते हैं। तो इसमें अगर हम एक कंक्लूजन्स निकालें तो ऐसी 3 एडवाइस आप पेरेंट्स को क्या देना चाहोगे जो हर एक पेरेंट्स को तो एटलीस्ट उसको फॉलो करना चाहिए उस चाइल्ड के लिए? बिल्कुल। सबसे पहली एडवाइस कि अपने बच्चे का खाना पीना ठीक करवाएं, मतलब उसका एक रूटीन बनाओ खाने पीने का, और उसको 80% घर का खाना तो दो ही दो। और दूसरी एडवाइस उनका फिज़िकल एक्टिविटी। पहले के टाइम पे आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी होती थी कि भाई आधा घंटा जाना है, खेल के आना है, या 1 घंटा जाना है, या फिर स्कूल में खेल लिया कि हमारा गेम पीरियड हो गया या ये सब हो गया। बट आज के टाइम पे यार इंडोर एक्टिविटीज़ ही कम हो गई हैं बच्चों के लिए, क्योंकि एकेडमिक प्रेशर इतना बढ़ चुका है। मतलब पेरेंट्स का प्रेशर, पीयर प्रेशर, और साथ में टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि पेरेंट्स भी खाना खिलाते टाइम बस फ़ोन पे या टेलीविज़न पे बिठा देते हैं, कि जिससे मतलब वो पेरेंट्स को ही इतना टाइम नहीं मिल पाता कि वो बच्चे को इतना देख पाएँ। बट मेरे अकॉर्डिंगली आपका एक फ़िज़िकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है आपके बच्चों के लिए। और तीसरी चीज़ प्रोसेस फूड, अवॉइड प्रोसेस फूड। जितना हम बच्चों को प्रोसेस फूड से बचाएंगे आज के टाइम पे, उतना उनकी लाइफ स्पैन आगे इंक्रीज़ होगा इन अ हेल्दी वे। और अब आजकल हमने ये भी देखा हुआ है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं जो 2 या 3 साल के जैसे बच्चे होते हैं, तो वो उनको खाना खिलाने के लिए उनको फ़ोन दे देते हैं। हाँ, तो तो मतलब उनके पास और कुछ ऑप्शन नहीं रहता कि वो सिर्फ खाली फ़ोन देते हैं और वो सिर्फ तभी वो खाना खाते हैं। कुछ ये भी कह सकते हैं कि आज के टाइम पे लाइफ इतनी ज़्यादा बिजी है, मतलब पेरेंट्स के लिए भी, कि उनको भी कहीं ऑप्शन नहीं मिलते हैं कि वो बच्चों को कहाँ पे इंडल्ज करे। बट बहुत सारी इंडोर एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चों के लिए, स्पेशली गेम्स वगैरह हैं, या फिर आप उनको कलरिंग पे या फिर कोई भी ऐसी पढ़ाई वाली गेम में मतलब उसको इंडल्ज कर सकते हो, ताकि बच्चे का माइंड भी डेवलप हो और बच्चा थोड़ा सोशल मीडिया और उन चीज़ों से थोड़ा बचा रहे। जितना टाइम आप बचा सकते हो अपने बच्चे को, तो डेफिनेट है आपको बचाना चाहिए। तो डिफरेंट वे भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाली आप फ़ोन पे ही लगे फ़ोन दोगे तभी वो बच्चा खाना खाएगा। बिल्कुल। इट्स अप टू यू कि आप जिस तरह से एक्टिविटीज़ करते हैं वो आप ही को देख के कॉपी करता है और वो आप ही को देख के सीख रहा होता है। और इवन सॉरी टू इंटरप्ट रोहित, मतलब आप ये भी मतलब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के अंदर आज के टाइम पे ये स्किल डेवलप करनी, कि पेरेंट्स के साथ ही वो बैठ के खाना खाए। तो एक स्केड्यूल बनता है बच्चे को, वो स्टार्टिंग से ही पता लगता है कि हाँ अब वो खाने का टाइम हो गया, मम्मी ने ये बनाया है तो वो ऐसे खाना है और इतना खाना है। बच्चा उस खाने के साथ खेलते खेलते जितना खाएगा उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, रादर देन वो बस टीवी के आगे बैठा रहे और हम उसको खिला रहे हैं। तो उसको वो भी नहीं पता लगेगा कि वो क्या खा रहा है, उसका टेस्ट क्या है, कितना खा रहा है, कैसे खा रहा है, वो कुछ नहीं पता लगेगा। तो बच्चा जितना एक फूड के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएगा, तो वो एक पेरेंट्स अपने बच्चे को वो सिखा सकते हैं। सो दोस्तों, डाइट सिर्फ खाली आपकी डाइट आपकी एक उम्र के बाद नहीं, आपकी बचपन से ही स्टार्ट होती है। तो ध्यान रखें इसका। मतलब एक शुद्ध आहार, एक शुद्ध आहार बच्चों का बचपन से ही स्टार्ट करना बचपन से। पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं शुद्ध कि आहार रहेगा तो शुद्ध माइंड और बॉडी उस बिल्कुल। हिसाब से सोल वो एक डेवलप करेगा एक। बिल्कुल बिल्कुल। सो नंदी, आफ्टर एज ऑफ 30 मल्टीविटामिन्स लेना ज़रूरी होता है? किसी को ज़रूरत होती है लेने की, किसी को ज़रूरत नहीं भी होती है लेने की। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअली हेल्थ नीड्स और उनका लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली, उनको कोई हेल्थ इश्यूज़ तो नहीं है उसके अकॉर्डिंगली, तो वो एक इंडिविजुअल नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो एज वी एज आवर बॉडी अंडरगोज मैनी चेंजेस, ठीक है, वो हमारे न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को इम्पैक्ट करता है। तो उसके लिए जो विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत हमें मतलब बॉडी को होती है, तो वो एक मल्टीविटामिन
एक गैप फिल करता है बेसिकली। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हर किसी को लेना ज़रूरी है, बट हाँ कि अगर आपका कोई हेल्थ इशू है या वो आपका डाइट से फुलफ़िल नहीं हो पा रहा है या एब्जॉर्प्शन में कोई इशू आ रहा है, तो उसके लिए हाँ वी कैन रिकमेंड कि हाँ आपको लेना ज़रूरी है मल्टीविटामिन। तो क्या हम मल्टीविटामिन को हम स्किप भी कर सकते हैं आफ्टर 30 विद द डाइट? तो स्किप कर सकते हैं अगर आपका विटामिन और मिनरल्स एकदम ठीक हैं, और उसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट लेने की प्रॉपर ज़रूरत है जो हमारी बोन हेल्थ को, हमारे स्किन हेयर हेल्थ को और हमारी इम्यूनिटी को प्रॉपरली रखे। तो एक बैलेंस डाइट या तो लो, और उसके साथ भी कई लोगों को ज़रूरत पड़ती है मल्टीविटामिन की। क्यों? क्योंकि हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो कई बार विटामिन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता, तो वो भी एक रीज़न होता है। सो नंदी, जो आजकल के टाइम में एक सबसे ज़्यादा बॉडी में विजिबल जो होता है वो होता है बेली फैट। तो सब जगह देखा जाता है, एक एज के बाद भी देखा जाता है वो बेली फैट वैसे ही रहता है। और बहुत सारे लोग फिटनेस पे भी वर्क कर रहे होते हैं बट उनका बेली फैट सेम रहता है, बेली फैट वही रहता है। तो ये बेली फैट होता किस वजह से है? जो ये बेली फैट होता है और जो स्ट्रेस होता है, इन दोनों का डायरेक्ट लिंकअप होता है बेसिकली। स्ट्रेस हार्मोन जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं, जब वो इंक्रीज़ होता है तो हमारी फूड क्रेविंग्स, हमारी हाई कैलोरी लेने की क्रेविंग्स, शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। तो उसकी वजह से हम ओवर ईट करने लग जाते हैं। जब हमारा स्ट्रेस इंक्रीज़ होता है तो हम ओवर ईट करने का सोचते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारी क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं उसमें। स्पेशली शुगर क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह से वेट गेन होना बहुत नॉर्मल होता है। वेट गेन के साथ जो हमारा इंटरनल ऑर्गन में जो हमारा फैट स्टोरेज होता है, उसको हम कहते हैं विसरल फैट। तो विसरल फैट होता है जो इंटरनल ऑर्गन पे होता है फैट स्टोरेज का, तो वो सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है स्ट्रेस के टाइम पे तभी। और वो एक एब्डोमेन एरिया, एक एब्डोमेन रीजन ही जो होता है वही सबसे ज़्यादा फैट को एब्जॉर्ब करता है हमारा। सो नंदी, इंडिया के अंदर हार्ट इश्यूज बहुत बढ़ गए हैं जिसकी वजह से डेथ रेट बहुत इंक्रीज हो गया है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? सो बेसिकली इसके पीछे सबसे पहला रीज़न है हमारी अनहेल्दी ईटिंग चॉइसेस। सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो चुका है, मतलब हर चीज़ बैठे बैठे करना, देयर इज़ नो फिज़िकल एक्टिविटी, वर्क फ्रॉम होम जो आजकल लोग बहुत स्विगी या जोमेटो। जोमेटो ले रहे हैं। मतलब वही अनहेल्दी ईटिंग पैटर्न्स हो गए हैं, सिडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, ओबेसिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। ओबेसिटी सबसे ज़्यादा रीज़न इसलिए है हार्ट इश्यूज़ का क्योंकि ओबेसिटी से ही हार्ट का मेन एक कनेक्शन है जो आपका हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है और हार्ट डिजीज़ बढ़ाता है। जो भी हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, जो भी हमारा स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्ट्रेस हार्मोन जो हमारा कॉर्टिसोल है, जैसे वो इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारी ओवर ईटिंग की क्रेविंग्स, हमारी जंक फूड की क्रेविंग्स, शुगरी फूड की क्रेविंग्स बहुत बढ़ जाती है, जिससे हमें वेट गेन होता है। और साथ में जो हम अनहेल्दी डाइट पैटर्न्स भी आज के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी पीछे एक न्यूज़ आई थी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग से हार्ट इश्यूज़ हो रहे हैं। पहले तो मुझे लगा कि मतलब नहीं होगा, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग से ऐसा नहीं सुना कभी और हुआ भी नहीं है कि कैसे ही हो सकता है। बट रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आता है और वो मुझे बोल रहा है कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म तक इंटरमिटेंट फास्टिंग करी थी और अब मेरे को हार्ट इश्यूज़ हो गए हैं। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, इंटरमिटेंट फास्टिंग से भी मतलब ये इश्यूज़ हो रहे हैं। जो भी हम फैट डाइट्स पे जा रहे हैं अपना वेट लॉस के लिए, शॉर्ट टर्म गोल के लिए हम एक शॉर्ट टर्म वेट लॉस के लिए हम फैट डाइट्स को ऑप्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ सस्टेनेबल और हेल्दी प्लान्स की जगह। तो फैट डाइट्स में जितनी भी हमारी ये ट्रेंड्स जो चलते हैं कि कीटो कर लो, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो, या फिर हमारा पीछे चला था पेलियो डाइट्स, तो ये सब जो जितनी भी डाइट्स होती हैं एक शॉर्ट टर्म गोल के लिए होती है। उसकी वजह से हमें कई मेडिकल इश्यूज़ डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो दीज आर द रीजंस कि आज के टाइम पे हार्ट रेट इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो कुछ भी सुन लेते हैं और उसको फटाफट अपनी बॉडी पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं।
बिना सोचे समझे। वो ये भी नहीं सोचते हैं कि इससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अगर मैं आज अपनी बॉडी से एक फूड आइटम या फिर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट भी हटाता हूँ, कार्बोहाइड्रेट का कितना बड़ा ट्रेंड है कि भाई कार्ब्स मत खाओ तो वेट लॉस हो जाएगा। तो वो बिना सोचे समझे जो वो अपनी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस लाते हैं, उसकी वजह से उनको ये कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं। इसमें से मेरे 2 क्वेश्चन निकलते हैं। एक तो सबसे पहले फैट डाइट क्या होता है, और क्या आप ये कहना चाहते हैं कि एवरी एक्सेसिंग इज़ बैड, कि अगर आप कुछ भी एक्सेस कर देते हैं या आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं या फिर आप कोई भी, अब चाहे आप जिम में करते हैं, आप कुछ भी करते हैं लाइफ में, तो उसकी वजह से आपको वो बैड इम्पैक्ट करता है, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, हर चीज़ का एक्सेस करना भी गलत है। मतलब अगर पहली बात मैं आपका पहले क्वेश्चन का आंसर देती हूँ कि जो फैट डाइट्स क्या होती है। फैट डाइट्स जैसे मैंने बताया कि कीटो डाइट्स हो गई, इंटरमिटेंट डाइट्स हो गई, एल्कलाइन डाइट्स हो गई, जीएम जनरल मोटो डाइट्स हो गई, हमारा कीटो डाइट्स हो गई, ये सब जो होती है ये फैट डाइट्स में आते हैं, क्योंकि ये सस्टेन नहीं करती हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। Okay. क्योंकि हम लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफस्टाइल में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ऑप्ट कर सकते हैं। और वहीं आती है एक हेल्दी डाइट, एक बैलेंस डाइट, जो एक हमारे लिए सेफ़ है, अफोर्डेबल है, हमारे कल्चर में आती है, जो हम एक प्रॉपर जिसे कहते हैं कि बैलेंस न्यूट्रिएंट्स लेना अपनी मतलब अपनी बॉडी के लिए, हम उसको ले रहे हैं डाइट के अंदर। तो वो सब वो होता है एक सस्टेनेबल डाइट होना, जो लॉन्ग टर्म तक चल सकती है, जिसको आप एंडलेसली चला सकते हो। लेकिन जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं वो फैट डाइट्स होती हैं। दूसरा, व्हाट वाज योर सेकंड क्वेश्चन? तो ये एवरी एक्सेस थिंग इज़ बैड, क्योंकि हम ज़्यादा एक्सेस कर लेते हैं, ज़्यादा हम, जैसे हम कोई भी डाइट करते हैं, फैट डाइट करते हैं या फिर हम इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, तो वो अगर हमारा एक्सेस में हो जाता है तो वो हमारे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो एक्सेस में सबसे पहली चीज़, कुछ भी करने से पहले, अपनी बॉडी पे कुछ भी अप्लाई करने से पहले, आप किसी की एक प्रोफेशनल हेल्प लो। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कर रहे हो, आप किसी के पहले अंडर उस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट करो रादर देन अपने आप, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल हेल्प से आपको ये पता लगेगा, वो पहले प्रोफेशनली आपको पूरी बॉडी को जज करेगा कि आपकी बॉडी में क्या कमी है। मतलब वो ब्लड टेस्ट के थ्रू या फिर आपके ईटिंग पैटर्न्स के थ्रू, आपका लाइफस्टाइल के थ्रू, वो एक जजमेंट होती है। उस जजमेंट के बेस पे आपको बताया जाएगा कि आपके लिए कौन सी डाइट बेस्ट है, कि आपकी ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ला सकती है आपके लाइफस्टाइल में। तो किसी चीज़ का भी अपनी तरफ से एक्सेस करना तो बैड इम्पैक्ट देगा ही देगा। और अगर किसी प्रोफेशनल के अंडर भी आप कर रहे हो, तो वो प्रोफेशनल भी एक ऐसा गाइडेंस, मतलब वो आपके लिए होना चाहिए जो आपके लिए, आपकी बॉडी को सूट कर रहा हो बेसिकली। अगर वो बॉडी को ही नहीं सूट कर रहा या आपके लाइफस्टाइल को ही नहीं सूट कर रहा, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और ऐसे भी देखा गया है, जैसे कि हमारे जो दादा नानी थे, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक वो जिए, तो उनके टाइम, मतलब उनके टाइम में इतना कुछ नहीं होता था, ये सब चीज़ें डाइट के बारे में उतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी, फिर भी वो इतने फिट रहते थे और वो इतने लॉन्ग टाइम तक वो उन्होंने लाइफ जी है। तो मतलब या ऐसा क्या चेंज हो गया आज के टाइम में कि हम वहाँ से हटकर हम यहाँ इस वाले में हमें इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचना पड़ रहा है, हमें ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ रही है? सो बेसिकली पहले टाइम पे फास्टिंग होती थी, ठीक है, पहले टाइम पे फास्टिंग से वो लोग रहते थे फिट। लेकिन आप ये देखो, वो फास्टिंग के साथ हर चीज़ प्योर होती थी खाने में, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी। आज के टाइम पे हम एक, मतलब आटा गूंदने के लिए भी हमारे पास मशीन अवेलेबल है। ये तो एक छोटा सा एक चीज़ है, और हर चीज़ के लिए हमारे पास एक मशीन अवेलेबल है। तो हम अपना फिज़िकल एक्टिविटी इतना नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी का इतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी कैलोरी इतनी बर्न नहीं हो रही है। तो हम कुछ भी अगर कर रहे हैं, और पहले के टाइम पे उनका एक स्केड्यूल, एक मेंटेनेंस, एक प्रॉपर खाना, मतलब वो एक प्रॉपर आहार होता था। वो ये भी कहते थे कि वो 80% ही मतलब वो करते थे कि 80% हमने अपना पेट भरा, मतलब पूरा पेट भी नहीं भरते थे वो लोग, कि वो इतना छोड़ देते। मतलब ये कॉन्सेप्ट है कि पूरा अपने आप को मतलब फुलफिल होके मत खाओ कि सटाइटी लेवल के ऊपर तक ही हो जाओ। तो वो भी होता था।
तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो भी हमारे पास जो फूड में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मतलब डिल्यूट हो गई है, जो प्रोटीन्स या जो भी हमें चीज़ें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि हम धीरे धीरे हम प्रोसेस फूड की तरफ जा रहे हैं। तो हम अगर जैसे कोई भी सिटीज़ लाइफ पे रहता है तो उसके पास ज़्यादातर यहाँ तक कि दूध भी वो प्रोसेस्ड आता है, तो हर चीज़ प्रोसेस आने लग गई है। तो उस प्रोसेस फूड की वजह से क्या हमें बहुत ज़्यादा ऐसे चीज़ें जो हमें प्रोटीन मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा? बिल्कुल, वो हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट तो कर ही रहा है ना प्रोसेस फूड। इवन बाहर आज के टाइम पे अमेरिका में ये देखा गया है, वो इंडियन कल्चर को अपनाने लगे हैं रादर देन इंडियंस ज़्यादा बाहर का कल्चर ला रहे हैं। ठीक है, तो एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं कि वो एक दूसरे को कॉपी तो कर रहे हैं, बट वो अपनी बेटर हेल्थ के लिए कर रहे हैं और इंडियंस अपने आप को फूल बना रहे हैं। बाहर वाले हमारे कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे कल्चर्स में क्या है, हमारे कल्चर्स में होममेड फूड आते हैं। तो आप भी ये सब चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जो होममेड फूड होते हैं वो एक तो आपके सामने बने होते हैं, और जो भी आप बाहर का खाते हैं वो आपके सामने नहीं बना होता। और वो जैसे आप मैकडी जाते हैं, चाहे आप डोमिनोज जाते हैं, आप किसी भी जगह किसी भी आउटलेट्स पे जाते हैं, वो कितने दिन तक उन्होंने वो स्टोर किया होता है और वो कितने उसमें फंगस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इम्पेक्ट कर सकती है आपकी हेल्थ को। तो आप वो ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करें आप होम मेड फूड बनाएं। तो इससे आप थोड़ा बहुत आपकी जो क्रेविंग होती है बाहर के खाने की, वो भी आप इसको मिटा सकते हैं। नंदी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो मील स्किप कर देते हैं फॉर अ वेट लॉस के लिए, या खाना खाना छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हम आज दोपहर का खाना नहीं खाते क्योंकि हमने सुबह ब्रेकफास्ट में ज़्यादा खा लिया है। या फिर वो उनका सोच ऐसी हो गई है कि हम ना वेट लॉस हम स्किप कर देंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। क्या ऐसा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वेट लॉस के लिए आप कोई भी मील स्किप करोगे तभी आपका वेट लॉस होगा। ये बहुत बड़ा मिथ है बेसिकली। सबसे पहली चीज़, हम कोई भी मील स्किप करते हैं तो हमारी एनर्जी लेवल्स डिक्रीज़ हो जाते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वेट लॉस होना ही बंद हो जाता है। सेकंड, हमारी जो ओवर ईटिंग, मतलब हमारा जो हंगर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और हम ओवर ईट करने लग जाते हैं। हमने अगर आज ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया तो हम या तो लंच ओवर ईट करेंगे या फिर स्नैक्स पे जाएंगे। मतलब शाम को या तो ज़्यादा भूख लगेगी क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया होगा हमने। तो जितना हम मील स्किप करेंगे उतना हमारे हंगर बढ़ती चली जाएगी और हम ओवर ईट करेंगे चीज़ों को। तो मील स्किप करना तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है फॉर वेट लॉस। एक बैलेंस डाइट थ्रू आउट द डे लेना, मतलब हर एक 3 घंटे के गैप में आप कुछ अगर ले रहे हो तो आप कभी भी एक प्रॉपर मील को ओवर ईट नहीं करोगे। तो यही होता है हाँ, तो यही होता है कि जैसे कि हम अगर जैसे हमने लंच नहीं करा तो फिर हम रात को शाम जैसी शाम होती है स्नैक की भूख लगने स्टार्ट हो जाती है, फिर वो हम अनहेल्दी खा लेते हैं। बिल्कुल। अगर हमने सपोज अगर हमने 9 बजे अपना ब्रेकफास्ट करा है और अगर हम 12 बजे कुछ नहीं लेते हैं तो हम लंच ओवर ईट करते हैं। या तो 1 बजे या 2 बजे हमें बहुत भूख लगेगी और वो भूख ना उस खाने से भी कवर नहीं होगी, वो फिर थोड़ा थोड़ा खाने में मतलब वो हो जाएगा, इंडल्ज हो जाएगा माइंड कि यार लंच तो कर लिया पर फिर भी क्रेविंग रह रही है, कुछ खाना है। और अगर हमने लंच कर लिया और शाम को हमने इतना लंबा गैप कर दिया, 5 घंटे का गैप कर दिया, तो जो 6 बजे 7 बजे जो हम ओवर ईट करेंगे फिर हम डिनर नहीं करते हैं, तो वो पूरा हमारा स्केड्यूल ही गड़बड़ हो जाता है। सो मोस्टली ना लोगों को मैं देखा उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन भी यही है कि वो इवनिंग में क्या खाए। तो इवनिंग में ना एक्चुअली क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है बाहर के खाने के लिए। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें इवनिंग स्नैक्स में हमें क्या क्या लेना चाहिए? You can add मखाना, you can add roasted चना, coconut water you can add, या फिर you can add sprouts, फ्रूट ले लिया हमने, कोई भी फ्रूट, एक होल फ्रूट खा लिया, या फिर हमने अगर लाइट स्नैक कुछ बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, हमारा लंच हमने हल्का करा है और बाहर है हम, तो वी कैन हैव सैंडविच। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं खा सकते, मतलब खाओ लेकिन अपनी कैलोरी के हिसाब से खाओ, और या फिर हम डिनर जल्दी कर लें जिससे हमारी वो चीज़ कवर हो जाए। और अगर हमारा डिनर ही लेट हो रहा है और हमारा वो स्नैक पीरियड भी बाहर का हो गया, जंक हो गया, तो वो हमारी बॉडी को एक गलत इम्पैक्ट देता है। सो एज अ डाइटिशियन, तो आप ऐसे जो अपने क्लाइंट्स होते हैं, क्या उनको आप चीट मील्स प्रोवाइड करते हैं? ये तो सबसे ज़्यादा मेन क्वेश्चन है। मैं प्रोवाइड क्या करती हूँ, वो खुद ही चीट मील ले लेते हैं कई बारी। तो फिर उसका रेमेडीज कैसे होता है? मतलब बेसिकली मैं अपने क्लाइंट्स को बहुत फ्लेक्सिबल डाइट्स देती हूँ, बैलेंस डाइट देती हूँ। मेरी डाइट में
वो हर एक चीज़ खा रहे होते हैं, तो उनको पहली बात वो चीट मील वाली एक फीलिंग ही नहीं आती है कभी, क्योंकि मेरी डाइट में वो हर एक बैलेंस डाइट के साथ साथ बाहर का भी खाना मैं ऐसे इंक्लूड करती हूँ कि वो घर पे ही अपना वो प्रॉपर्ली बना रहे हो। ठीक है गाइस, सो अगर आप इनसे डाइट लेना चाहते हो तो आपको चीट मील भी मिलेगी। तो आप ले सकते हैं इनसे चीट में। अगर आप वैसे नहीं लेना चाहते आप चीट मील के लिए तो जरूर ले ही लीजिएगा। तो नंदिनी, बड़े सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने शुगर छोड़ दी है, बिल्कुल वो शुगर इनटेक नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें भी शुगर छोड़ देनी चाहिए? हाँ, शुगर वैसे है तो विलन ही, क्योंकि वो कैंसर सेल जनरेट करता है हमारी बॉडी में। तो जो भी रिफाइंड शुगर होती है वो तो हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए जितना हो सके, क्योंकि ऑलरेडी हम बाकी चीज़ों से शुगर इनटेक कर लेते हैं, तो इतनी कोई रिफाइंड शुगर की नीड नहीं होती है, क्योंकि हम प्रोसेस फूड से भी ले लेते हैं, थोड़ी कार्ब्स हो गए, मतलब कार्ब से ले लेते हैं, प्रोसेस फूड से ले लेते हैं, हमारे फ्रूट्स हो गए, फ्रुक्टोज जिन्हें कहते हैं, तो हमारा शुगर इनटेक उन्हीं से हो जाता है। तो हम जो एक्स्ट्रा शुगरी फूड जैसे खाते हैं कि हमने भाई एक्स्ट्रा शुगर क्रेविंग्स को वो करने के लिए चीनी या फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा रिफाइंड शुगर जो यूज़ करते हैं, तो वो सब हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो मैडम, खेलते हैं रैपिड फायर। सो मैं कुछ ऐसी ग्रोसरी का नाम बोलूँगा जिसका आपको मुझे अल्टरनेटिव बताना पड़ेगा, हेल्थी वाले, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं। मैगी, वेज वर्मिसेली, चिप्स, मखाने, बिस्कुट्स, पॉपकॉर्न, सॉफ्ट ड्रिंक, स्पार्कलिंग वाटर, ब्रेड। रोटी। सो मैडम, हम कुछ ऐसे फ्रूट्स के नाम लेंगे जिसमें आपको बताना है ईट या जूस, ठीक है? सो ऑरेंज, ईट, जिंजर, जूस, पाइनएप्पल, ईट, एप्पल, ईट, कुकम्बर। जूस, ईट बोथ। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम सो मच Thank you, आपको रोहित। हमारे शो में आने के लिए। दोस्तों, ये थे हमारे साथ डाइटिशियन नंदिनी सिंघला कैश हेल्थ से। और अगर आप भी इनकी पर्सनलाइज डाइट प्लान लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।